हेलो एवरीवन। बीपीएससी टीचर 3.0 और सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए लैंग्वेज पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आपके एग्जाम में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 22 नंबर आपका जो लैंग्वेज होता है, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उसमें से आपका 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपके 8 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, जिसमें से आपको 9 नंबर लाकर आपको क्वालिफाई करना होता है पेपर। उसके बाद ही जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है 120 का, उसके बाद आपका पेपर चेक होगा। अगर आप लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपका मेन सब्जेक्ट पेपर चेक नहीं होगा। इसीलिए लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर रखा है। आपने वो जाकर वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे। और आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे, आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ नए क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको कराया जाएगा। अगर आप लैंग्वेज पेपर या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट और नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके काफ़ी कम रेट में आप ले सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट लेना है, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा सिर्फ ₹101 में, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, सिर्फ ₹101 में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में दिया जाएगा। और ये सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से, क्योंकि आपके बीपीएससी आयोग द्वारा साफ-साफ कह दिया गया है कि जो भी आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस रहेगा। तो सारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको इसी को ध्यान रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले हम इंग्लिश देखेंगे, उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको एक फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। इसमें आपको एक जो सबसे सूटेबल एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसमें फिल करना है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है, द हेवी रेन अफेक्टेड डैश सो मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है, आप कार राइड करते हो, तो जब बारिश तेज होती है तो आपको आगे का दिखता नहीं है कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इसमें फील होगा। पहला ऑप्शन है डिस्टेंस, विजिबिलिटी, सेंस या ऑप्शन डी आउटलुक। तो आपको पता होगा डिस्टेंस मतलब क्या होता है? तो डिस्टेंस मतलब आपका दूरी होता है। सीन मतलब क्या होता है? सीन मतलब नज़ारा, दृश्य। आउटलुक मतलब क्या होता है? आउटलुक मतलब दृष्टिकोण। और विज़िबिलिटी मतलब क्या होता है? दृश्यता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, विज़िबिलिटी। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द हेवी रेन अफेक्टेड विजिबिलिटी सो मच दैट वी कुड नॉट प्रोसीड फर्दर। मतलब बारिश इतनी तेज हो रही है कि हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4 पार्ट आपका हो गया। उसमें वन ऑफ द कंटेंट्स एन एरर, उसमें कोई एक एरर दिया गया है, उसमें आपको पहचान करना है कि किस पार्ट्स में एरर है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है, ही हैड प्रिपेयर वेल बिफोर द एग्जामिनेशन सो ही डिड वेल। आपको बताना है कि इन 4 पार्ट्स में कौन सा ऐसा पार्ट्स है जिसमें आपको एरर दिख रहा है। और यहाँ 4 पार्ट्स आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से ऑप्शनों को चुन करना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिपेयर वेल आपका गलत है। प्रिपेयर वेल गलत क्यों है? क्योंकि सेंटेंस ऐसे होता कि आप यहाँ देख सकते हो हैड जो है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे प्रिपेयर नहीं होगा, प्रिपेयर्ड वेल होगा। तो यहाँ पर ईडी ला अगर लास्ट में लग जाता है, प्रिपेयर्ड वेल, सेंटेंस क्या होगा? द ही हैड प्रिपेयर्ड वेल बिफोर द एग्जामिनेशन सो ही डिड वेल। तो एरर किसमें है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी लगेगा क्योंकि आपका पास्ट सेंटेंस है, तो पास्ट सेंटेंस में आपका डी लगता है, प्रिपेयर्ड वेल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। जिस क्वेश्चन में आपको समझ ना आ रहा हो, आप क्वेश्चन का नंबर लिखकर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा।
आपको कोशिश की जाएगी आपको और आसान भाषा में समझाने की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक आपको अपोजिट वर्ड बताना है वेरी का, ठीक है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरी मतलब होता क्या है? तो वेरी मतलब होता है थका हुआ इंसान, ठीक है? जैसे कि आप कोई काम करके आ रहे हो, तो आप थक जाते हो, तो आपको बताना है कि थकने का अपोजिट वर्ड क्या होगा? जैसे कि पहला ऑप्शन है अपसेट, सिनोनिम मतलब आपका प्राची शब्द होता है, सॉरी, ठीक है? एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड और सिनोनिम मतलब आपका जो प्राची शब्द आप बोलते हो हिंदी में उसका बताना है। तो थका हुआ का प्राची शब्द क्या होगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है अपसेट। अपसेट मतलब क्या हुआ? परेशान होना। टायर्ड मतलब क्या हुआ? थका हुआ। हैप्पी मतलब आपको पता है आपका खुश होना हैप्पी कहलाता है। फ्रेश मतलब ताज़ा फील करना, फ्रेश फील करना। तो वेरी का मतलब क्या हुआ? टायर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वेरी मतलब टायर्ड। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसको एक वर्ड में आपको डिफाइन करना है। सेंटेंस क्या है? मूव फास्टर। आपको बताना है कि मूव फास्टर को वन वर्ड में आप क्या बोलोगे। जैसे कि आपने हिंदी में देखा होगा ग्रामर में अनेक शब्द का एक शब्द, ठीक है? तो आपको बताना है कि जो सेंटेंस यहाँ दिया गया है उसको एक वर्ड में आपको डिफाइन करना है। चलिए पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है एक्सेलरेट। दूसरा ऑप्शन है एसिलरेट, तीसरा ऑप्शन है एब्डिकेट और चौथा ऑप्शन है एपनेट। आपको बताना है कि मूव फास्टर को वन वर्ड में आप क्या बोलोगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सारे का मतलब क्या होता है, तभी तो आप फाइंड कर पाओगे। तो याद रखिएगा, एक्सलेट मतलब होता है खुश करना। किसी को आप खुश करते हो उसे हम एक्सहिलरेट कहते हैं, ठीक है? और एब्डिकेट किसे कहते हैं? एब्डिकेट मतलब होता है त्यागना, किसी पद को त्याग देना एब्डिकेट कहलाता है। और जो आपका लास्ट ऑप्शन है एब्निगेट, एब्निगेट मतलब होता है अस्वीकार करना। किसी भी चीज़ को अगर आप किसी को प्रपोज़ कर रहे हो, अगर वो इंसान आपको अस्वीकार कर दे, उसे नकार दे, तो उसे आप बोलोगे एब्निगेट। मतलब उसने आपने आपके प्रपोज़ल को एब्निगेट कर दिया, तो उसे आविष्कार करना कहते हैं। मूव फास्टर, तो मूव फास्टर जैसे कि आप कार राइड करते हो, बाइक राइड करते हो, तो काफ़ी आप एक्सेलेरेट चेंज करते हो, गियर चेंज करते हो और एक्सेलेरेटर बढ़ाते हो, तब आपका स्पीड बढ़ता है। तो मूव फास्टर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा एक्सेलरेट। क्वेश्चन 5 कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईद। फ्ली मार्केट, आपको बताना है कि फ्ली मार्केट का, जैसे फ्ली मार्केट क्या हुआ? फ्ली मार्केट होता है कबाड़ी बाजार। जो आप कबाड़ एक मार्केट देखते हो, कबाड़ी का बाजार, उसका मतलब फ्ली मार्केट। तो फ्ली मार्केट का एक इदम बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है ए प्लेस वेयर एंटिक्यू एंड सेकेंड हैंड गुड्स और सोल्ड। जैसे कि कुछ ऐसे सामान जो सेकेंड हैंड सामान को वहाँ बेचा जाता हो, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन है ए प्लेस वेयर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर सोल्ड। ऐसे जगह जहाँ पर सब्जियाँ और फल को बेचा जाता हो। थर्ड ऑप्शन है ए प्लेस वेयर स्टोन गुड्स आर सोल्ड। ऐसी जगह पे जहाँ पे सोने और चांदी का कारोबार होता हो। या फोर्थ ऑप्शन ए प्लेस वेयर फिश एंड मैरीन एनिमल्स आर सोल्ड। ऐसी जगह जहाँ पे मछलियाँ और आपके कुछ जो चिकन नॉनवेज जितने भी आइटम होते हैं वहाँ पर बेचा जाता हो। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया। फ्ली मार्केट होता है कबाड़ी दुकान। तो कबाड़ी दुकान पे आपने पुराने सामान को, सेकंड हैंड सामान को वहाँ बेचते हो। तो इसका राइट आंसर आप आसानी से फाइंड कर पाओगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्योंकि कबाड़ी में ना मछली खरीदते हो, ना ही सब्जी बेचते हो, ना ही वहाँ पे सोना और चांदी खरीदा जाता है। कबाड़ जगह पे सेकंड हैंड सामान बेचा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इनमें एक ऐसा ऑप्शन है जिसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। तो आपको फाइंड करना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जिसका स्पेलिंग गलत लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलत क्या है इसमें? गलत आपका है कि जो आपका आर जो है यहाँ पर ओफोसिटी मतलब क्या होता है? वेधशाला। तो टी के बाद ओ
आर वाई होगा, इसमें ओ मिसिंग है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एडोलेसेंस मतलब क्या होता है? किशोर अवस्था, ठीक है? जिसे आप 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु को किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन है मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब क्या होता है? धातु विज्ञान, जितने सोना चांदी आपके आइटम होते हैं, वो सब आपके मेटलर्जी के अंदर आते हैं। चौथा ऑप्शन है प्रोग्लको। प्रोग्लस का मतलब होता है प्रस्तावना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आपकी मिस स्पेलिंग इसमें गलती लिखा गया है। इसका सही वर्ड क्या होगा? ओ बी एस ई आर बी ए टी ओ आर वाई। आपका ये सही स्पेलिंग हो गया, ठीक है? जिसका मतलब होता है वेधशाला। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको बताना है एक सेंटेंस यहाँ दिया गया और इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन इसमें फिल करना है। सेंटेंस क्या है? कस्टमर डैश मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट। पहला ऑप्शन है आस्क, ग्रांट, अलाउ या ऑप्शन डी क्लेम। तो आपको सेंटेंस क्या है? कस्टमर क्लेम मनी फॉर द डैमेज प्रोडक्ट। मतलब अगर आप कोई सामान खरीदते हो, अगर वो सामान टूटा हुआ निकल जाए तो उस पे आप क्लेम करते हो, ना कि उनसे आप पूछते हो, ना उसका गारंटी लेते हो, ना उसका परमिशन लेते हो। आप उसका क्लेम करते हो कि सामान टूटा हुआ है तो उसके बदले मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो आप क्लेम करते हो। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद हम हिंदी क्वेश्चन करेंगे। तो बस एक और क्वेश्चन है इंग्लिश का। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया गया जिसमें आपको अंडरलाइन किया गया डोंट टच। अगर आपको लगता है कि डोंट टच इस सेंटेंस में गलत है, तो आपको बताना है कि इसमें चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इसको चेंज करेगा। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस सही है, तो आपको ऑप्शन डी चुन सकते हैं कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस आपका सही है। तो इसके लिए आप डी राइट आंसर करोगे। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शी टोल्ड हिम डोंट टच हर बैग। उसने कहा उसने कहा उसके बैग को आप टच मत करो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। सेंटेंस क्या हो जाएगा? शी टोल्ड हिम नॉट टू टच। इसमें डू नहीं होगा, इसमें होगा शी टोल्ड हिम नॉट टू टच हर बैग। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम हिंदी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए कि इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कैस्ट क्वेश्चन कह रहा है, वो स्त्री जो छिपकर अपने प्रिय से मिलने जाती है, वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है प्रेमिका, सेकंड ऑप्शन है नायिका, थर्ड ऑप्शन है अभिसारिका, या चौथा ऑप्शन है मननी। तो इसमें किसी का भी गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप लोग का, तो इसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जितने लोग प्रेमिका आंसर कर रहे हैं या नायिका ऑप्शन टिक आउट कर रहे हैं, सारे लोग का आंसर गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिसारिका। वह स्त्री जो छिप कर अपने प्रिय से मिलने जाती है, बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, उसे अभिसारिका कहते हैं। प्रेम करने वाली स्त्री को प्रेमिका कहते हैं, इसे याद रखिएगा। लेकिन आपको छुप छुप कर मिलने का, उसे अभिसारिका कहते हैं। अगर वो स्त्री प्रेम से या फिर सबके सामने मिलने जाती है अपने प्रिय से, तो उसे प्रेमिका कहते हैं। और जो छुप छुप कर मिलने जाए, उसे अभिसारिका कहते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम आम खाता है, इनमें वाच्य कौन सा रूप है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य, या ऑप्शन डी कृतवाच्य। काफ़ी आसान सा सवाल है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो, तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे कि राम आम खाता है, तो इसमें खाने के काम कर्ता कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कृतवाच्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। सेंटेंस है,
यदि मैं समय पर स्टेशन पहुँचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। तो इसमें कौन-सा भूतकाल है, कौन-सा टेंस का प्रकार को यूज़ किया गया है, आपको ये बताना है। संगीत भूतकाल, ऑप्शन बी है हेतु मत भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या ऑप्शन डी आसन भूतकाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना और ना होना निर्भर करता हो, उसे हेतुमत भूतकाल क्रिया कहते हैं। तो हेतु का अर्थ है कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सोना सोना, धेनु धुनवाएँ, छात्र या छात्रगण या ऑप्शन डी आटा और आटे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप डेली चाहते हो इसी तरह इम्पोर्टेंट और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में नए क्वेश्चन करा के आपको डेली लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट कराया जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए डेली और एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट लाने की। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो सिर्फ 101 ₹101 में आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन, आंसर और साथ में पूरे डिटेल में सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। तो लेने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या जो मैंने आपको नंबर स्टार्टिंग में बताया था, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। दिए गए विकल्पों में आटा, आटे का वचन जोड़ा सही नहीं है, क्योंकि आटा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहते हैं, ना कि बहुवचन में रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और याद रखिएगा जितने भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे तेल हुआ, पानी हुआ, किरोसिन तेल हुआ, गैस हुआ, ये सारे चीज़ आपके सिंगुलर होते हैं, ना कि प्लूरल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है? बचपन, वायु, समुद्र, कंबल। तो याद रखिएगा जो आपका वायु होता है, वो वायु आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ना कि पुल्लिंग शब्द है। बाकी वायु को छोड़कर जितने भी आपके वर्ड हैं, बचपन, समुद्र, कंबल, ये सारे वर्ड आपके पुल्लिंग है, लेकिन वायु जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? काफ़ी आसान सा सवाल है। आपको बताइए, वह एक सप्ताह बाद आया, इनमें कौन सा क्रिया विशेषण है? पहला ऑप्शन है वह एक बाद या ऑप्शन डी आया। तो काफ़ी आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वो एक सप्ताह बाद आया। वाक्य में बाद शब्द क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वो कल अवश्य आएगा। तो इस वाक्य में आयोग जो है वो क्रिया है और अवश्य उसकी विशेषता है। तो अवश्य आपका शब्द क्रिया विशेषण हो गया। और एक आपका एग्जाम्पल बताया जाए, जैसे कि धीरे धीरे, कब, बाद, पर्याप्त, अवश्य, ये सारे वर्ड आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें क्या कहते हैं? ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है क्रिया, अव्यय, विशेषण या ऑप्शन डी संज्ञा। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणनातक रूप क्या होगा? आपको बताना है कि जो जागना वर्ड है उसका मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणनातक रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन है जगाना, जगवाना, जागवाना या ऑप्शन डी जाग।
आपने पढ़ा होगा V1, V2, V3 अपने इंग्लिश में। जैसे आप हिंदी में क्रिया का मूल रूप, प्रथम रूप, द्वितीय रूप आप हिंदी में बोलते हो और इंग्लिश में V1, V2, V3 आपको क्लास 6 से स्टार्ट किया जाता है पढ़ाना ये सब, जो काफ़ी बोरिंग होता है, काफ़ी इरिटेटिंग लगता है मुझे। आपको बताना है इसका जो प्रथम जो इसका द्वितीय रूप क्या होगा, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जगाना। ठीक है? तो इसका प्रथम क्या होगा? जगाना और द्वितीय क्या होगा? जगवाना। अगर पूछता द्वितीय, तो द्वितीय पूछता तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता। ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा, इसे याद रखिएगा। अरे यार! इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काल, संख्या, क्रिया या ऑप्शन डी विशेषण? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे कि खाना, पढ़ना, होना इत्यादि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है। मतलब वो दृश्य बहुत ही मनोरम था, जो मनोरम वर्ड है वो कौन सा विशेषण का भेद है आपको ये बताना है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी आसान सा सवाल है, आपको देखते हुए आंसर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, दृश्य बहुत ही मनोरम था, इसमें गुणवाचक विशेषण है। इसमें इसकी गुणवाचक बताई जा रही है। जैसे कि आप बोलते हो कि आप काफ़ी खूबसूरत हो, तो खूबसूरत क्या है? आपका गुण आपको बताया जा रहा है। तो ऐसे वर्ड आपके गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। जैसे कि लाल, अच्छा, सुंदर, मौसमी, युवा, ये सारे वर्ड आपके गुणवाचक विशेषण की विशेषता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कंठ का विशेषण क्या होगा? कंठी, काठी, कंठक या कंठ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंठ का विशेषण कंठ्य होगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को शब्दों का विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हिंदी का। आपको बताना है कि वो बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या ऑप्शन डी संबंधवाचक। काफ़ी आसान सा सवाल है, तो इसमें हर किसी को गलती नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। वो एक आपका निश्चयवाचक सर्वनाम माना जाता है। बहुत क्या है? तो बहुत आपका परिविशेषण है। अच्छा क्या है? इसमें आपका गुण दिखाया जा रहा है। तो अच्छा आपको जस्ट मैंने बताया, अच्छा, बुरा, खूबसूरत, सुंदरता, ये सब आपके गुण को विशेषता बताई जाती है। लड़का क्या है? तो लड़का आपका एक जातिवाचक है, ठीक है? और आपका जो है क्या? वो आपके सहायक क्रिया है। उम्मीद करता हूँ आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो डेली आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट कराया जाए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 की, चाहे पेपर 2 की या आपको लैंग्वेज पेपर की, तो सारे नोट्स काफ़ी काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो सिर्फ़ आपको ₹100 में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन, आंसर और सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में।